आरबीआई महंगाई क्यों नहीं रोक पा रहा? आखिर महंगाई कंट्रोल क्यों नहीं हो पाती? महंगाई, इस एक शब्द से वो सारी कुर्बानियां याद आ जाती है जो जेब में पैसा ना होने की वजह से देनी पड़ी, क्योंकि हमारी ज़रूरत की चीज़ें इतनी महंगी होती जा रही हैं कि एक डिसेंट सैलरी के बाद भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कई ऐसी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है जिसे हम लंबे समय से टालते आ रहे हैं। इकोनॉमी की भाषा में इसे इन्फ्लेशन कहा जाता है, जो किसी की परचेसिंग पावर को डिटरमाइन करती है। महंगाई हमारी स्पेंडिंग और बाइंग हैबिट्स को बहुत प्रभावित करती है। दोस्तों, बीते 2 से 3 साल विश्व के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और इसीलिए इन्फ्लेशन भी ऑल टाइम हाई हो गया। लेकिन इन्फ्लेशन का ये दौर ऐसा चला कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज सबसे बड़ा कारण है महंगाई का रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से फ्यूल, गैस और फूड के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। देश में महंगाई बढ़ती है ग्लोबल इन्फ्लेशन के कारण, मगर देश के सेंट्रल बैंक का भी योगदान होता है महंगाई को कम या ज़्यादा करने में। तो फिर एक सवाल ये उठता है कि भारत का आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, महंगाई को कम क्यों नहीं कर देता? क्या लोगों की समस्या आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिखाई नहीं दे रही? दोस्तों, ये सब जानने के लिए आपको समझना होगा कि इन्फ्लेशन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि आरबीआई कैसे महंगाई को कंट्रोल कर सकता है और क्यों आरबीआई महंगाई को कम करने में असफल हो रहा है। दोस्तों, इन्फ्लेशन को मापने के लिए 2 इंडेक्स ज़रूरी हैं, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स। आरबीआई हर महीने इन्हें कैलकुलेट करता है। इससे आरबीआई को सारे गुड्स और सर्विसेज के प्राइस में होने वाले चेंजेस की और इन्फ्लेशन की जानकारी होती है। सीपीआई लगभग 299 कमोडिटीज़ के प्राइस को कैलकुलेट करके गुड्स और सर्विसेज के रिटेल इन्फ्लेशन को एनालाइज करती है। ये 299 कमोडिटीज़ 8 अलग अलग कैटेगरीज में बटी हुई है: एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रिक्रिएशन, फूड्स एंड बेवरेजेस, मेडिकल केयर, क्लोथ्स और हाउसिंग। जो सीपीआई बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन है वो उस प्राइस में होने वाले चेंजेस की स्टडी करती है जिस प्राइस पर कंज्यूमर किसी कमोडिटी को खरीद रहा है। यानी आपको और हमें जिस कीमत पर ये 299 कमोडिटीज़ मिल रही हैं वो सीपीआई बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन है। और डब्ल्यूपीआई में उस प्राइस के चेंजेस की स्टडी की जाती है जो किसी कमोडिटी का होलसेल प्राइस है, यानी फैक्ट्रीज़ को, मंडी वालों को, दुकानदारों को बल्क में कोई सामान खरीदने पर जो कीमत चुकानी पड़ रही है उस कीमत में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है वो डब्ल्यूपीआई बेस्ड रिटेल इन्फ्लेशन है। क्योंकि कंज्यूमर को अलग कीमत पर सामान मिलता है लेकिन होलसेल वालों को कम कीमत में ही सामान मिल जाता है। डब्ल्यूपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों नहीं आते, सिर्फ गुड्स ही आते हैं और इस इंडेक्स में 697 कमोडिटीज़ आती हैं। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों की कमोडिटीज़ के प्राइस चेंज को कैलकुलेट करके इन्फ्लेशन रेट निकाली जाती है। दोस्तों, सीपीआई इतनी पावरफुल होती है कि इसके ज़रिए आप किसी भी देश की इकोनॉमी के बारे में 4 चीज़ें जान सकते हैं: किसी देश की कॉस्ट ऑफ लिविंग, परचेसिंग पावर, एक्सपेंसिवनेस और वैल्यू ऑफ करेंसी, और साथ ही करेंसी की वैल्यू में होने वाले चेंजेस को भी। दोस्तों, 2022 की जनवरी में सीपीआई 165.7% थी। फरवरी में रशिया यूक्रेन विवाद शुरू हुआ और उसके बाद से ही नवंबर 2022 तक सीपीआई इंक्रीज होकर 176.7 पर पहुंच गई, क्योंकि यूक्रेन पूरी दुनिया के फूड मार्केट में एक बहुत बड़ा योगदान देता था और युद्ध की वजह से उन सभी कमोडिटीज़ के इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गए जो यूक्रेन प्रोवाइड करता था। और स्टील और फ्यूल में रशिया का बहुत बड़ा शेयर था जो कट हो गया। वॉर की वजह से भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। महंगाई ने अमेरिका जैसे सेल्फ डिपेंडेंट देश को भी नहीं बख्शा है। अब इसमें आरबीआई को क्या स्टेप लेना पड़ा? आरबीआई को देश की रिजर्व बैंक को इंक्रीज करनी पड़ी रेपो रेट। रेपो रेट ही इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेपो रेट, जो आरबीआई कमर्शियल बैंक से चार्ज करता है जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। दोस्तों, जैसे कमर्शियल बैंक जब किसी कंपनी को या किसी को भी लोन देते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। वैसे ही जब आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक को फंड्स या लोन देता है तो उसके ऊपर एक अमाउंट चार्ज करता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। मई 2020 में रेपो रेट 4% थी और दिसंबर 2022 में ये 6.25% हो चुकी है। मई 2020 से रेपो रेट बहुत कम इंक्रीज हो रही थी, 0 से 5 बेसिक पॉइंट, लेकिन दिसंबर में आरबीआई को इमीडिएट इफेक्ट के साथ रेपो रेट को 35 बेसिक पॉइंट से इंक्रीज करना पड़ा। अगर आरबीआई कमर्शियल बैंक से रेपो रेट ज़्यादा चार्ज करेगा तो कमर्शियल बैंक्स को भी कंपनीज को और हम जैसे लोगों को दिए जाने वाले लोन पर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा, वरना वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। साथ ही अगर कंपनीज को ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा तो उन्हें अपने एड्स पर किए जाने वाले खर्च में कटौती करनी पड़ेगी। नए ऑफिस स्पेसेस को खरीदने या लीज पर लेने जैसी चीज़ों पर भी प्रभाव पड़ेगा और खासकर एम्प्लॉयज़ को दिए जाने वाले पर्क्स जैसे रीएम्बर्समेंट, इंसेंटिव्स या बोनसेस एक्स्ट्रा में भी कटौती करनी पड़ेगी। तो एट द एंड इनडायरेक्टली हम जैसे लोगों को ही महंगाई की असली मार झेलनी पड़ती है। दोस्तों, रेपो रेट बढ़ने से हर व्यक्ति की परचेसिंग पावर कम हो जाती है, साथ ही देश के बिजनेसेस की परचेसिंग पावर भी कम हो जाएगी। परचेसिंग पावर कम होने से आईफोन, डिटर्जेंट, रेस्टोरेंट और इस तरह की चीज़ों की डिमांड कम हो जाती है, जिससे कि इन प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल की डिमांड भी अचानक से नहीं बढ़ेगी और उनका प्राइस कंट्रोल में रह पाएगा। क्योंकि अगर ज़्यादातर कमोडिटीज़ की डिमांड को कम नहीं किया गया तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत बढ़ेगी और उसका प्राइस भी। फॉर एग्जांपल, रशिया यूक्रेन युद्ध की वजह से पाम ऑयल की सप्लाई कम हो गई। पाम ऑयल बहुत सी चीज़ों में यूज़ होता है
डिटर्जेंट में, सोप्स में, कॉस्मेटिक्स आदि में। अब जब इनकी सप्लाई कम हो गई तो सारा बोझ उन देशों पर आ गया जो पाम ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, यानी इंडोनेशिया और मलेशिया, जिनका एक साथ विश्व के कुल पाम ऑयल में 84% का शेयर है। तो अब इनके पाम ऑयल की डिमांड बढ़ गई क्योंकि रशिया और यूक्रेन से तो अब पाम ऑयल की सप्लाई बंद हो गई। तो इंडोनेशिया और मलेशिया ने अपने पाम ऑयल के प्राइसेस 50% तक भी इंक्रीज कर दिए थे। तो अब जिस जिस इंडस्ट्री में पाम ऑयल रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ होता है उसके एक्सपेंस बढ़ गए, तो उस इंडस्ट्री ने फिर अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस भी बढ़ा दिए। ऐसे ही फ्यूल, गैस, फर्टिलाइजर्स और कई चीज़ों के दाम बढ़ गए क्योंकि इन चीज़ों के प्रोवाइडर्स थे रशिया और यूक्रेन। अब ये सब कमोडिटीज़ जिन प्रोडक्ट्स के लिए रॉ मटेरियल का काम करती थी उन सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस इंक्रीज हो गए और आरबीआई को इनकी डिमांड गिराने के लिए रेपो रेट इंक्रीज करनी पड़ी। तो इस तरह से डिमांड और सप्लाई चेन काम करती है। दोस्तों, किसी प्रोडक्ट की प्राइसेस, उसके दाम इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि उसके खरीदार बढ़ गए हैं, बल्कि इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि उस प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई है। उसे मैन्युफैक्चर करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसका प्राइस बढ़ गया है। इसीलिए अगर आरबीआई सबकी परचेसिंग पावर को कम कर देगा तो लोग बहुत सी चीज़ों को खरीदेंगे नहीं और उन चीज़ों की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड कम होगी तो सेलर्स बहुत ज़्यादा प्राइस हाइक नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि उन्हें भी अपनी इनपुट कॉस्ट को कवर करना है तो प्रोड्यूसर से लेकर सेलर्स तक कोई भी प्राइस को बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रख पाएंगे। तो ऐसे आरबीआई रेपो रेट को इंक्रीज करके डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस को लिमिट कर देता है। दुनिया के हर एक प्रोडक्ट के साथ यही होता है। सब्जियां और घर के सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल तक सब कुछ ऐसे ही चलता है। यही इन्फ्लेशन का फंडा है। अगर आरबीआई की कैलकुलेशंस में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी, डूब जाएगी। दोस्तों, अब आप ये समझ चुके होंगे कि क्यों महंगाई को लोगों के अनुसार कम करना आरबीआई के या देश के हित में नहीं होगा। अगर आरबीआई ने थोड़ी भी मिसकैलकुलेशन कर दी तो महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और इकोनॉमी संभाले नहीं संभलेगी। दोस्तों, महंगाई देश में बढ़ी ज़रूर है, लेकिन सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में। पहले महामारी और फिर यह वॉर, इसकी वजह से डिमांड और सप्लाई पर प्रभाव पड़ा है। ये तो इस वीडियो के बाद आप समझ ही होंगे। तो अब महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई ऐसा है कि महंगाई बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर देश की नीति में शामिल है कि किस चीज़ को महंगा करना चाहिए, किस चीज़ को सस्ता करना चाहिए। कुछ तो मार्केट के हिसाब से और परिस्थितियों के हिसाब से ज़रूर होता है, लेकिन हर देश की सरकार को एक चीज़ सुनिश्चित करनी चाहिए कि सबसे बेसिक चीज़ों की जो बहुत ज़्यादा बेसिक नीड होती है लोगों की, उन चीज़ों में रेट्स नहीं बढ़ने चाहिए। जैसे खाने पीने की चीज़ें, एडुकेशन, हेल्थ केयर, यहाँ भी अगर प्राइसेस हाई हो रहे हैं तो फिर ये देश का फेलियर माना जाएगा। और इस श्रेणी में अगर देखा जाए तो हमारे देश में महंगाई को सही तरीके से पोस्ट नहीं किया गया है। महंगाई बढ़नी चाहिए तो लग्जरी आइटम्स में बढ़नी चाहिए। बेसिक नीड की चीज़ों में आटे, दाल, चावल, तेल, पेट्रोल, इन सब चीज़ों में अगर प्राइसेस बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं देश की सरकार की पॉलिसी का फेलियर है। क्या आपको चीज़ फील नहीं होती? अगर आर्यभट्ट और रामानुजन के देश के हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इकोनॉमी में इस प्रकार का कैलकुलेशन ना कर सके कि जैसे कि बेसिक नीड की चीज़ों में हम रेट को कैप ना कर सकें, तो बात ही क्या है? कैसे बनेगा फिर भारत महाशक्ति? आपके क्या विचार है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं। और